तो आइए इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं और सीधे चलते हैं 1980 के दशक के भारत की उन काली, सुनसान सड़कों पर जहां रात के अंधेरे में एक अनजाना खौफ मंडराता था। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ एक संगीन जुर्म की कहानी नहीं है, बल्कि हमारी भारतीय न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी और गहरी कमजोरियों को भी उजागर करती है। जरा कलकत्ता पुलिस के तत्कालीन डिप्यूटी कमिश्नर रजपाल सिंह के इन शब्दों पर गौर कीजिए। हमारे पास कोई सुराग नहीं है। सोचिए, जब कानून के इतने बड़े और आला अधिकारी ये बात कहें तो हालात कितने खौफनाक रहे होंगे। ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक बेहद क्रूर सीरियल किलर ने पूरे पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से बेबस कर दिया था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्टोनमैन था कौन? ये एक ऐसा सवाल है जिसने भारत के कई बड़े महानगरों की रातों की नींद उड़ा दी थी। और हैरानी की बात तो ये है कि दशकों बाद भी ये आज भी हमारे देश के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है। खौफ के इस पूरे सिलसिले को समझने के लिए इस टाइमलाइन को देखिए। 1983 में मुंबई की सड़कों से जो खौफ शुरू हुआ वो 1989 में कलकत्ता के समर ऑफ टेरर में बदल गया और फिर 2009 में गुवाहाटी में बिल्कुल वैसी ही नकल देखने को मिली। ये एक ऐसा कातिल था, या शायद कई लोग, जो खौफ का नंगा नाच करके अचानक हवा में गायब हो गए। अब अगर हम इन अलग अलग मामलों की तुलना करें तो एक बहुत ही भयानक पैटर्न सामने आता है। दशक और शहर भले ही बदल गए हों, लेकिन चाहे 60 के दशक में रमन राघव रहा हो, 80 के दशक में स्टोनमैन या फिर बाद में केरल में पणेकर कुंजुमन, इन सब का निशाना हमेशा सड़कों पर खुले में सोने वाले सबसे असहाय और बेघर लोग ही बने। और इनके काम करने का तरीका? सोते हुए बेगुनाहों पर भारी भरकम पत्थरों से वार। जरा सोच कर देखिए, 30-30 किलो तक के पत्थरों को उठाकर किसी को कुचलने के लिए कितनी शारीरिक ताकत और किस हद की क्रूरता चाहिए। ये किसी आम या घबराए हुए अपराधी का काम बिल्कुल नहीं है। ये एक बेहद शातिर और खूंखार शिकारी की निशानी है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मुंबई से लेकर निठारी तक इस खौफ का असली चेहरा आखिर कैसा दिखता है। देखिए, स्टोनमैन का रहस्य तो कभी नहीं सुलझा, लेकिन रमन राघव को पुलिस ने पकड़ लिया था। पर दिलचस्प बात यह है कि यहीं से हमारे कानून के एक बहुत बड़े ग्रे एरिया की शुरुआत होती है। रमन राघव को सिजोफ्रेनिया था और इसी लाइलाज मानसिक बीमारी का हवाला देकर वो फांसी की सजा से बच निकला। अब इस निठारी कांड की टाइमलाइन को ही ले लीजिए, जो एक बहुत बड़ी त्रासदी की गवाही देती है। 2006 में नाले से नरकंकाल मिलने से लेकर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा खराब जांच के कारण आरोपियों के बरी होने तक, ये दिखाता है कि सिर्फ कबूलनामों के भरोसे रहने से हमारी व्यवस्था कैसे पूरी तरह नाकाम हो जाती है। इसी मामले में सुरिंदर कोहली का ये बयान सुनिए। मुझे अभी भी मारने की तलब होती है। ये कोई मामूली बात नहीं है। एक हत्यारा बिना किसी पछतावे के इतने शांत मन से ऐसी बात कैसे कह सकता है? आखिर उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जो उसे इतनी दरिंदगी के बाद भी बिल्कुल सामान्य महसूस कराता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें एक कातिल के दिमाग के अंदर झांकना होगा और साइकोपैथी की असली परिभाषा को समझना होगा। ट्रू क्राइम की कहानियों से बाहर निकलकर अगर हम वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये जानना बहुत जरूरी है कि एक पागल व्यक्ति और एक असली साइकोपैथ में असल में क्या फर्क है, क्योंकि हमारी आम जनता और पुलिस दोनों की ही शब्दावली इतनी उलझी हुई है कि असली खतरा अक्सर छिप जाता है। तो इसे ऐसे समझिए, भ्रम या सिजोफ्रीनिया से पीड़ित लोगों के उलट एक साइकोपैथ वास्तविकता से पूरी तरह जुड़ा होता है। वो कोई पागल नहीं है, वो बेहद बुद्धिमान होते हैं, अपने हर कदम को समझते हैं। अगर उनमें किसी चीज की कमी होती है तो वो है इंसानी हमदर्दी और अपराध बोध। इन लक्षणों पर ध्यान दीजिए। साइकोपैथ कोई सींग वाले राक्षस नहीं होते जो अलग से पहचाने जाएं। इनमें पछतावा नहीं होता। ये लोगों को अपने हिसाब से चलाने में माहिर होते हैं और कई बार तो ये समाज में बड़े और सम्मानित पदों पर बैठे होते हैं। सबसे डरावनी बात यही है कि ये खतरनाक मनोवैज्ञानिक स्थिति में होने के बावजूद हमारे ही बीच एकदम सामान्य तरीके से रह सकते हैं। और यहीं पर हम आते हैं अपनी भारतीय न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी और चिंताजनक खामी पर, आईपीसी की धारा 84। इस तुलना को देखिए, सारी समस्या यहीं छिपी है। हमारी भारतीय दंड संहिता आज भी सदियों पुराने नियमों पर चल रही है। हमारा कानून विकृत चित्त यानी अनसाउंड माइंड को तो पहचानता है, जो उन लोगों को बचाता है जो अपना जुर्म नहीं समझते। लेकिन एक साइकोपैथ,
जो अत्यधिक बुद्धिमान है और अपना हर कदम समझता है। हमारा कानून उसे पहचानने में पूरी तरह अंधी पट्टी बांधे हुए है। अब क्योंकि हमारे कानून में साइकोपैथी के लिए कोई खास जगह ही नहीं है, तो नतीजा क्या होता है? पूरी प्लानिंग के साथ खून करने वाले साइकोपैथ को या तो मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ मान लिया जाता है या फिर गलती से सिजोफ्रेनिया के मरीजों के साथ खड़ा कर दिया जाता है। दोनों ही सूरतों में सही न्याय तो कभी हो ही नहीं पाता। पुलिस की जांच भी अक्सर इन्हीं 3 धारणाओं के इर्द गिर्द घूमकर रह जाती है। या तो वो मान लेते हैं कि अपराधी पागल है, या वो कोई राक्षस है, या फिर वो सिजोफ्रेनिक है। इन सख्त और पुरानी धारणाओं के कारण जुर्म का असली मकसद और अपराधी का वास्तविक मनोविज्ञान हमेशा के लिए उलझ कर रह जाता है। कानूनी खामियों के अलावा एक और बड़ा कारण है फोरेंसिक शून्यता। आइए समझते हैं कि आखिर इतने गंभीर केस भी ठंडे क्यों पड़ जाते हैं। स्टोनमैन मर्डर्स को ही याद कर लीजिए। 1980 के दशक में न कोई डीएनए प्रोफाइलिंग थी, ना ही सीसीटीवी कैमरे। खुरदुरे पत्थरों से फिंगरप्रिंट्स निकालना नामुमकिन सा था। और इससे भी बड़ी बात, समाज के सबसे निचले तबके के पीड़ितों को नज़रअंदाज करने की जो हमारी मानसिकता रही है, उसने ऐसे कातिलों को मानो खुली छूट ही दे दी। और ये सिर्फ 80 के दशक की बात नहीं है। निठारी मामले में 2023 का अदालत का फैसला इसी बात का जीता जागता सबूत है। जब जांच खराब होती है और ठोस फोरेंसिक सबूतों के बजाय सिर्फ पुलिस के सामने किए गए कबूलनामों पर निर्भर रहा जाता है, तो न्याय कैसे पटरी से उतर जाता है, ये हम सबने देखा है। तो सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? हमें अपनी न्याय प्रणाली में सुधार और बदलाव की सख्त जरूरत है। जरा इस अंतर को देखिए। अमेरिका और यूके जैसे देशों ने साइकोपैथ्स की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए अपने कानूनों में अलग से प्रावधान किए हैं। और हम भारत में आज भी सारी मानसिक बीमारियों को एक ही डिब्बे में डालकर देखते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और इस फर्क को समझें। इसके लिए हमें ये 3 जरूरी कदम उठाने होंगे। पहला, गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही किसी सक्षम मनोवैज्ञानिक से जांच अनिवार्य होनी चाहिए। दूसरा, बीमारी का बिल्कुल सटीक वर्गीकरण होना चाहिए। और तीसरा, साइकोपैथी के लिए पूरी तरह से अलग कानून और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनना चाहिए, ताकि कोई भी शातिर कातिल इन पुरानी कानूनी खामियों का फायदा उठाकर बच ना सके। तो जाते जाते हम आपके लिए सोचने को एक बहुत ही गंभीर सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या इन सख्त कानूनी सुधारों के बिना हमारी सड़कें यूं ही बेघर और असहाय लोगों के लिए बिना वजह की हिंसा का मंच बनी रहेंगी? एक सुरक्षित समाज के लिए हमें मानसिक बीमारी और साइकोपैथी के बीच के इस खौफनाक सच को आज नहीं तो कल पहचानना ही होगा।